welcome to Sneha Speaks. I am Sneha and I am doing my PhD in Organic Chemistry from IISER Pune, that's Indian Institute of Science Education and Research, Pune. तो मुझे बहुत जूनियर्स हमेशा ये पूछते रहते हैं कि दीदी हमें पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, इंडिया वर्सेस यूरोप वर्सेस यूएसए. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ देम एंड इस वीडियो में मैं जो भी बोल रही हूँ it's entirely my personal point of view and my personal experiences, so your point of view might vary. So yeah, let's dive into it. तो शुरू से शुरू करते हैं. अगर आप 5 ईयर BSMS प्रोग्राम में हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, 4 years इज योर कोर्स वर्क एंड द 5th year दैट्स 2 semesters आपको डेडिकेटेडली एक प्रोजेक्ट करना होता है. एंड अगर आप MSc भी कर रहे हो, आई थिंक 1 semester or 2 semesters you have to do a project, and it might be in your home institute, it might be in some other institute. And one thing is, जब हम 4th year तक रहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि प्रोजेक्ट मतलब we will solve some research problem by ourselves, हम कुछ खुद से रिसर्च करेंगे. बट लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं होता है आपके 5th year प्रोजेक्ट में. यू माइट गेट लाइक आप किसी सीनियर के साथ काम कर रहे होते हो, किसी PhD के साथ, एंड यू विल गेट अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू विल बी डूइंग. वो जो भी बोलेंगे या फिर आपके सुपरवाइजर आपसे जो भी कहेंगे, यू हैव टू डू दैट बिकॉज आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने का बेस्ट टाइम इज योर 5th year और योर प्रोजेक्ट ईयर. सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल सॉल्व अ वेरी हाई फाई रिसर्च प्रॉब्लम्स. आपको जो भी बोला जाएगा, छोटे छोटे चीज़ें लाइक वेरी स्मॉल मे बी लाइक एसिड बेस्ड रिएक्शंस एंड बहुत इजी रिएक्शंस आपको लगाना आना चाहिए इंडिपेंडेंटली. एंड आई नो आपको बहुत ही इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, बट दैट्स द रियलिटी. आपको इस साल में डेडिकेटेडली चीज़ें बस सीखना है, रिएक्शन लगाना, कॉलम करना इंडिपेंडेंटली, एंड लैब में बेसिकली इंडिपेंडेंटली कैसे सर्वाइव करते हैं. देन इसी साल में आपको PhD के लिए अप्लाई करना पड़ता है. नाउ अगेन इस साल में हम बहुत बिजी रहते हैं. लाइक आई डिड माई MS प्रोजेक्ट फ्रॉम IIT बॉम्बे. वहाँ पे हम सुबह वहाँ पे नहीं लाइक कहीं पे भी नॉर्मल शेड्यूल इज 8-9 बजे लैब जाओ, एंटायर डे यू वर्क इन द लैब, एंड देन अगेन रात के 8-9 बजे डिनर टाइम तक यू कैन गेट बैक. So it's a very busy schedule, but this is the time when you start applying for a PhD. Now the question is, हमें कैसे पता कि हमें फर्स्टली कि हमें PhD करना है, सेकेंडली PhD नहीं करना है तो what are the other options, थर्ड इज इंडिया में करना है, यूरोप या USA, how do you decide? So I'll give you my personal story or experience. This is just like one point of view. तो देखिए 4th year तक आई वॉज वेरी मच कि मुझे PhD करना है, मुझे आई वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेसर एंड एवरीथिंग. तो मेरा ऐसा एकदम डिसाइड फिक्स्ड पाथ था. तो आई वॉज ऑल्सो श्योर कि मुझे बाहर PhD करना है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में मुझे PhD करना है. दैट ऑल्सो ऑल दिस वॉज बिकॉज इट्स अ वेरी कन्वेंशनल पाथ. तो मेरे दिमाग में भी यही था. तो मैं CSIR के लिए तैयारी करने लगी. ओके, सो नाउ CSIR आपको कब देना चाहिए? एलिजिबिलिटीज अगर आप MSc फाइनल ईयर में हो तो आप दे सकते हो. इवन इफ यू डोंट हैव योर फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट और CPI CGPA, यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम, यू कैन सिट फॉर द एग्जाम. आपको बस एक रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट चाहिए. इफ यू वांट द डिटेल्स ऑफ लाइक CSIR तैयारी एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल, आई विल लाइक लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. तो फिर मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, या यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई Instagram हैंडल. ओके, सो आप MSc फाइनल ईयर में दे सकते हो. इवन ओके, सो BSMS इज अ 5 year प्रोग्राम. आई रोट माई CS फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरा जो था वो मेरा 3rd year ख़त्म होने के बाद जो समर गैप होता है उस टाइम आई रोट. एंड उस टाइम मुझे बस एक्सपीरियंस के लिए आई वॉन्टेड टू अपियर फॉर द एग्ज़ाम. मुझे सब ने कहा था कि यार मतलब तभी मैं एक प्रोजेक्ट भी कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, बट सब लोगों ने कहा था कि बहुत सिलेबस पेंडिंग है तो आप एग्ज़ाम दोगे कोई मतलब नहीं है. बट ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए एंड ऑल स्ट्रैटेजीज के लिए यू कैन लाइक रीच आउट टू मी अगेन पर्सनली और कमेंट्स कीजिए, में रिप्लाई कीजिए. एंड आई क्लियर्ड द फर्स्ट टाइम आई अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम. अभी इस एग्ज़ाम में ना क्या क्या होता है वो देखो. एक होता है लेक्चररशिप, एक होता है
मतलब सी, एक होता है GRF, मीन्स GRF बेसिकली अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, आप जब PhD के लिए एंटर करते हो, द स्टाइपेंड दैट यू गेट इज नॉट गिवन बाय द इंस्टीट्यूट फंड, इट्स गिवन डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, दैट इज लाइक GRF। उसमें हाईएस्ट कट ऑफ रहता है, फिर थोड़ा सा नीचे कट ऑफ रहता है कि यू कैन गिव लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होता है, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको वो कट ऑफ मार्क्स मिलते हैं तो। और कैटेगरी अभी नया इंट्रोड्यूस किया है कि ओनली PhD, मतलब वो कट ऑफ मार्क्स लाइक और नीचे अगर आपको मार्क्स आते हैं उस कट ऑफ से यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, बट अगेन आपका फंडिंग विल बी फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो। सो दिस इज द 3 पार्ट्स ऑफ द CSIR एग्जाम क्वालिफिकेशन। और आप जब CSIR देते हो, लाइक जब आपका रिजल्ट आता है, उससे 2 साल तक ही आपका GRF वाला जो चीज़ है वो वैलिड रहता है। तो मैंने जैसे कहा कि आई अपियर्ड फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट 3rd ईयर के एंड में, तो अभी मैं उस टाइम क्लियर की थी सिर्फ LS वाला। तो अगर मैं उससे 2 साल देखूँ तो लाइक माई 5th ईयर, मतलब मेरा वैलिडिटी खत्म हो जाता, दैट वॉज जस्ट फॉर एन अटेम्प्ट। तो नेक्स्ट टाइम आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम वॉज 4th ईयर के एंड में, एंड दैट टाइम आई क्लियर्ड माई GRF। मतलब मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मैं ये क्लियर करके रखी थी, तो मेरा GRF हो गया था। तो लाइक इंडिया में PhD अप्लाई करने के लिए जो मेरा क्वालिफिकेशन जो मुझे चाहिए था, इट्स नॉट लाइक अ क्वालिफिकेशन, बट आपको फंडिंग मिलता है डायरेक्टली गवर्नमेंट से, तो वो मेरा हो गया था। एंड नाउ सी, आपको स्टाइपेंड मिलता है फॉर द फर्स्ट 2 years 37,000 एंड फॉर द लास्ट 3 years ऑफ योर PhD 42,000, आप जब SRF और सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आप गवर्नमेंट मतलब आप इंस्टीट्यूट फंड से भी PhD कर रहे हो तो आपको सेम स्टाइपेंड मिलेगा। सो वाई डू यू नीड टू क्लियर द CSIR एग्जाम, क्या ज़रूरत है? सी, पहले अगर आप किसी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी लाइक द गवर्नमेंट, दैट्स नॉट योर इंस्टीट्यूट, अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो, आपको एक स्लाइट फ्रीडम या स्लाइट एज रहता है कि इंस्टीट्यूट का हर जो पॉलिसी, हर चिक लाइक आप छुट्टी ले रहे हो, क्या कर रहे हो, you're not like completely bound by the institute rules, if you understand what I'm saying। मतलब स्लाइट एज रहता है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप CSIR क्लियर करके, GRF क्लियर करके फिर आप इंटरव्यू के लिए अपियर कीजिए। आई मीन, एंड इट्स गुड एडिशन टू योर CV ऑब्वियसली। सो प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हो तो आई मेक सेपरेट वीडियो। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं 5th ईयर में प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ, वही सुबह 8-9 बजे तक लैब जाना, वापस रात के 8-9 बजे तक लैब से वापस आना। दिस पैटर्न वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉज रियली एन्जॉइंग। तो मैं ये सोचने लगी कि यार मुझे PhD करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सोचते सोचते टाइम निकल गया, मतलब मैं अप्लाई तो करती रही कि सब अप्लाई कर रहा है, फोमो हो रहा है, मैं अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ है मैं वहाँ पे अप्लाई की थी। USA में मैं अप्लाई की थी, मैं यूरोप में कहीं अप्लाई नहीं की थी। आई टेल यू माई रीजन्स। एंड USA में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप हर यूनिवर्सिटी के साइट पर जाइए अराउंड सितंबर। एंड USA में सी, देयर इज नॉट अ प्रॉपर इंटरव्यू लाइक इंडिया। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट करते हो, लेकिन आप सितंबर के आसपास अप्लाई करते हो, एंड आई थिंक Jan-Feb के आसपास आपको इंटरव्यू कॉल आता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटरव्यू कॉल का क्या मतलब है, या फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। नाउ इंडिया में जब आप इंटरव्यू के लिए आते हो, देयर आर लाइक प्रॉपर हार्डकोर क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, नॉर्मल जैसे इंटरव्यू होता है। बट USA में ना कभी ऐसे इंटरव्यू नहीं होता है। दे माइट द प्रोफेसर माइट आस्क यू फॉर एन इनफॉर्मल इंटरव्यू टू गेट टू नो यू, और आपको बस ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे या समथिंग, लाइक नॉट प्रॉपर पढ़ाई वाला इंटरव्यू। ठीक है, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसके एप्लीकेशन में आपको लाइक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना पड़ेगा, वाई डू यू वांट टू डू योर PhD, योर मोटिवेशन लेटर, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए बहुत लाइक सितंबर में अगर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो दिसंबर तक खुला रहता है, अक्टूबर लाइक नवंबर दिसंबर तक, तो 3-4 महीने रहता है जब आपको लिखना पड़ेगा, लाइक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना पड़ेगा, फिर
वाई यू वांट टू डू अ पीएचडी, वाई इन दैट पर्टिकुलर लैब, ये सब आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन मोस्टली होता है। देन अनदर थिंग इज फंडिंग। फंडिंग के लिए अलग अलग ग्रांट्स होते हैं, उनके गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स होते हैं, तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको अलग प्रपोजल लिखना पड़ेगा। तो सबके लिए आप रेडी होके रहिए। अब सितंबर के आसपास स्टार्ट लुकिंग फॉर द एप्लीकेशंस। तो मैंने अप्लाई कर दिया था, बट मैं बहुत ही ऐसे टॉप क्लास कॉलेजेस में, आई थिंक 6 से 7 कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था। बट आई वुड रेकमेंड कि आप और ज़्यादा लाइक 20-30 कॉलेज में बस आप अप्लाई कर दीजिए। मिलने के बाद देन यू थिंक अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग, बट आप अप्लाई कर दीजिए। देन ओके, सो सिंस मेरा JRF क्लियर था, तो मुझे इंडिया में भी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना था, बिकॉज आई लाइक टेस्टिंग माई सेल्फ और मुझे इंटरव्यूज पसंद है। तो मैंने बिना सोचे समझे, आप प्लीज़ अप्लाई कीजिए। उसके बाद यू कैन डिसाइड यू वांट टू डू अ PhD, डोंट वांट टू डू अ PhD, कहाँ पे करना है, बट आप अप्लाई कीजिए। दैट वुड बी माई सजेशन। तो इंडिया में मैंने TIFR, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो मुंबई में है, हैदराबाद में है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। एंड उसमें ना एक रिटन एग्जाम होता है, देन यू हैव योर इंटरव्यू। तो वो भी आई गेस जैसे अक्टूबर के आसपास उसका फॉर्म आ जाता है रिटन एग्जाम का, और दिसंबर में उसका रिटन एग्जाम होता है। तो वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। देन आई अप्लाइड फॉर आइजर्स। आइजर में अगर आप BSMS कर रहे हो और आपका CPI CGPA 8 से ऊपर है, तो यू कैन अप्लाई। आपके पास गेट है और CSIR क्लियर है, तो यू कैन अप्लाई। तो ये 2 जगह पे मैं अप्लाई की थी। और हाँ, IISc में भी मैं अप्लाई की थी। IISc में भी आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसका भी सेम ही क्राइटेरिया है जो आइजर्स के लिए है। और हाँ, when you're applying for your PhD, one advice that I give to all my juniors who contact me is, आप अप्लाई आप कर लीजिए, मतलब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, आप अप्लाई कर लीजिए, बट यू शॉर्टलिस्ट फैकल्टीज। मतलब आपको जिस एरिया में काम करना है, थोड़ा ब्रॉड होकर आप सोचिए, आपको जिस एरिया में काम करना है वहाँ के जो अच्छे फैकल्टीज हैं, इंडिया की बात कर रही हूँ, शॉर्टलिस्ट कर लीजिए 5-6 बस। मतलब बहुत ज़्यादा मत, ऐसे 10-15 मत शॉर्टलिस्ट कीजिए, 5-6 शॉर्टलिस्ट कीजिए। एकदम हाई प्रोफाइल वाले या फिर मीडियम प्रोफाइल, आप सबके से शॉर्टलिस्ट करके राइट एन ईमेल टू देम। मैंने लिखा था, जितना मुझे याद है, सितंबर के आसपास, राइट अ प्रॉपर ईमेल टू देम सेइंग व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम। ठीक है, इस टाइम तक एप्लीकेशन पोर्टल नहीं खुला होगा, बट आप अप्लाई कीजिए। एंड ऑल्सो जब आप अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ कोई हाई फाई क्लेम्स मत कीजिए कि मैंने आपका मतलब मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। बी वेरी रियलिस्टिक। आपकी ईमेल में ये दिखना चाहिए कि लाइक यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क, यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, एंड उस फील्ड में आपको जितना नॉलेज है, लाइक थियोरेटिकली या फिर उस टाइम तक आपने अपने प्रोजेक्ट से जो भी सीखा है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें मत लिखिए। तो आप मेल कर दीजिए बाय सितंबर। एंड रिप्लाई नहीं करते, 1-2 बार रिमाइंडर भेज दीजिए। अगर आप 6-7 लोगों को मेल करेंगे, आई एम श्योर सम प्रोफेसर्स वो डेफिनेटली रिप्लाई। मेल करने के बाद व्हेन यू अप्लाई, तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऐसे करते हो ना, प्रोफेसर्स हैव और लाइक ठीक ठाक शॉर्टलिस्ट इन देयर हेड कि हाँ, मुझे इन्हें बच्चों को मेरे लैब में लेना है। एंड देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब जाए तो फिर नहीं ले सकता है वो प्रोफेसर। लेकिन इफ द प्रोफेसर हैज़ कि हाँ, दिस पर्सन वॉज इंटरेस्टेड, सितंबर से उसने मुझे मेल लिखा था, आपका इंटरव्यू भी ठीक ठाक अच्छा जाए, तो यू हैव हाई चांस ऑफ गेटिंग इट। तो दैट्स माई एडवाइस। ऑल्सो हाँ, मैंने कहा कि मैंने यूरोप में अप्लाई नहीं किया था। नाउ दिस इज़ अ सेपरेट थिंग कि मैंने जितना रिसर्च किया था, इट वॉज कि जितने IITs और आइजर्स है, केमिस्ट्री के फैकल्टीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अ PhD डिग्री फ्रॉम इंडिया। तो मुझे लगा कि मुझे एकेडमिया में हमेशा से मुझे प्रोफेसर या एकेडमिया में जाना है, तो मुझे लगा कि मुझे इंडिया में ही रहना है। एंड ऑल्सो इट वॉज टू कन्विंस मी कि मुझे अपने फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास रह के अपना PhD करना। इट वॉज बिकॉज मैं अपने प्रोजेक्ट ईयर्स में आई वॉज टू मच ड्रेन्ड आउट। मुझे वो चीज़ मैं एंजॉय नहीं कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सब अप्लाई कर रहे थे तो मैं भी अप्लाई कर रही थी। आई वॉज ऑनेस्टली नॉट श्योर कि मुझे PhD करना भी चाहिए, आई एम सूटेबल फॉर इट या नहीं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि चलो अप्लाई तो कर लेते हैं। बट बाय लाइक दिसंबर जनवरी मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया है कि मे बी PhD इज़ एक्चुअली लाइक इमोशनली ड्रेनिंग। और अगर मैं बाहर चली जाती हूँ रियली,
तो फिर मैं अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से दूर हो जाऊंगी। इट्स अ सेपरेट कंट्री जहाँ पे मुझे खुद को सब कुछ करना पड़ेगा। आई नो दैट्स एक्साइटिंग बट दैट्स नॉट समथिंग आई चोज फॉर माई सेल्फ। मुझे लगा कि मुझे इंडिया में एक फेमिलियर जगह पर रह के मुझे अपना पीएचडी करना है, ताकि इवन लाइक स्लाइटेस्ट चांस अगर वो वर्कआउट नहीं करता है, अगर मैं क्विट करती भी हूँ, आई हैव ऑप्शन। सिंस इंडिया में है तो आई कैन फिगर आउट समथिंग। तो ये मेरा फंडा था कि मुझे इंडिया में करना है। एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे अकेडमिया में जाना था, तो आई स्पोक टू 1-2 फैकल्टीज। उनका ऐसे था कि इफ़ यू आर गोइंग टू यूरोप, यूरोप में क्या होता है, लाइक सम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड्स, वहाँ पे यू आर नॉट ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट, यू आर ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको ऐसा रहता है कि आपको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है आपका प्रोजेक्ट, एंड आपको निकल जाना है। लाइक 3-4 लाइक इवन 3 साल में पीएचडी ख़त्म हो जाता है। 3 to 4 years, लाइक इंडिया से तो जल्दी पीएचडी ख़त्म हो जाता है। लेकिन द थिंग इज नॉट मेनी फैकल्टीज रिकमेंडेड मी टू डू माई पीएचडी फ्रॉम दीज कंट्रीज, अगर आपको अकेडमिया में आना है तो। बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, आप वहाँ पे अगर काम करते हो तो। Again, these are my personal opinions, so it can vary from person to person, but this is the reason why I did not want to go in these countries. And there are some countries like Italy, France. In countries में you are normally treated as a student, आपको normal stipend मिलता है, like जैसे इंडिया में है। But again, जल्दी पीएचडी खत्म होने का ये ड्रॉबैक है कि आप जब फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो अगर आप पीएचडी जल्दी खत्म कर रहे हो, आपको पोस्ट डॉक ज़्यादा साल के लिए करना पड़ेगा। और जैसा सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, पोस्ट डॉक मिलना इजी नहीं है। सो ये सब सोच के मैं यूरोप को मैंने एलिमिनेट कर दिया था। एंड यूएसए एंड इंडिया लाइक वेरी पैरेलल इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, तो इसलिए मैंने यूएसए में और इंडिया में अप्लाई किया था। सो अगेन, इंडिया में रह के आपको नेटवर्किंग आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आपको इंडिया में सेटल करना है तो। एंड ऑल्सो सेटलिंग अब्रॉड एट दिस पॉइंट आई थिंक इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। और आप सेटल कर भी जाते हो, सो आप अगर लिंक्डइन और इन सब चीज़ों पे एक्टिव हो, आपको दिख जाएगा कि इंडियंस के अगेंस्ट अगर आप वहाँ पे सेटल हो भी जाते हो एज अ प्रोफेसर, थोड़ा बहुत पार्शियलिटी तो अभी भी है। लाइक आपको फंड्स मिलना एंड एवरीथिंग दैट वुड बी डिफिकल्ट। तो आप जितना फ्लरिश आई थिंक इंडिया में रह के कर पाओगे, उतना फ्लरिश आप यूएसए में रह के, एकेडमिया में रह के मे बी नहीं कर पाओगे। सो इट वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे इंडिया में ही सेटल होना है। अगर मैं फैकल्टी बनती हूँ तो मुझे इंडिया में बनना है। सो वाई नॉट डू अ पीएचडी हियर एंड देन फिर एक्सपीरियंस के लिए कहीं और कंट्री में अपना पोस्ट डॉक में कर लूँ। सो दैट्स इट। एंड अभी अगर आपको अगेन इंडिया में जो भी पीएचडी जर्नी के बारे में अगर आपको सुनना है कि कैसे इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, reach out to me on my Instagram handle or comment down below for a separate video on that. Okay, and industry, what are the other options apart from PhD? हाँ, there are jobs. आप BSMS के बाद कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं होता है, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। There are these industries like Reddy, I think Dr. Reddy's, pharmaceuticals, basically pharmaceuticals बहुत सारे हैं। फिर there are government PS like public sector jobs होते हैं, like ONGC, petroleum industry and all. But again like at this point again I'm not sure कि मुझे academia में ही जाना है या फिर do I want to actually explore the jobs like industries and all. लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी आई थिंक 4-5 सीनियर्स को मैंने देखा है मेरे लैब्स में आफ्टर BSMS और MSc, दे जॉइंड सम इंडस्ट्री, लेकिन वो क्विट किए, देन दे अगेन केम बैक फॉर परस्यूइंग अ PhD एंड अभी बोलते हैं कि PhD और पोस्ट डॉक हो जाने के बाद विल अगेन गो बैक टू द इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आप PhD क्यों कर रहे हैं अगर आपको इंडस्ट्री में ही जाना है तो भाई। तो उनका आंसर ये था कि देखिए, शुरू में तो आपको काफ़ी लाइक PhDs आर गेटिंग 37,000 इनिशियली। शुरू में अगर आप इंडस्ट्री में जाते तो आपको अच्छा खासा ज़्यादा लाइक 80,000 90,000 तक भी आपको एज अ ग्रेड B साइंटिस्ट, दैट इज़ द लोएस्ट लेवल, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन द थिंग इज ग्रेजुअली you will not, as a MSc or an MS, you will not be heading any project because आपके अंडर PhDs तो काम नहीं करेंगे, आपके years of experience कम है। ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं होगा,
बट हैविंग अ PhD एंड अ पोस्ट डॉक इज अ वेरी बिग एज, तो इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया था। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि लाइक आप कुछ भी करो, आई थिंक डूइंग अ PhD अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल जो एक्सपीरियंस कर चुके इज अ सेफ ऑप्शन। मतलब PhD करने के बाद फिर अगर आप इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो दैट इज ओके, क्योंकि उसके अलावा आपके प्रमोशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है इन द लॉन्ग रन। दिस इज लाइक लॉन्ग रन, शुरू में से कुछ नहीं दिखेगा बट लॉन्ग रन में ऐसा होगा। एंड अनदर थिंग इज बहुत लोग ना लाइक जिनका CSIR, मैं बोलूँगी कि CSIR आप अपने कोर्स वर्क के दौरान या फिर इवन इन योर लास्ट ईयर द प्रोजेक्ट ईयर आप क्लियर कर लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के बाद उनके पास CSIR नहीं होता और उन्हें लगता है कि हम CSIR या गेट क्लियर करेंगे, हम गैप ईयर ले लेंगे 6 मंथ्स या 1 ईयर का। और PhD में इंडिया में देर आर लाइक 2 साइकिल्स, एक अगस्त वाला साइकिल होता है, एक दिसंबर वाला साइकिल होता है, क्योंकि CSIR भी 2 बार होता है। लेकिन मैंने अपने जितने भी दोस्तों को देखा है, जितने एक्वेंटेंसेस को देखा है कि वो घर पे है फिलहाल, वो नहीं क्लियर कर पाए हैं। आई डोंट नो द रीजन बट आई थिंक टेकिंग अ गैप ईयर इज नॉट रियली, मतलब टेकिंग अ गैप ईयर फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स इज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन, बिकॉज घर पे बैठ के जो चीज़ें आप थर्ड ईयर से लाइक CSIR में जो सिलेबस है, BSMS जब से हम मेजर लेते हैं लाइक थर्ड ईयर सेकेंड ईयर, तब से लेके लास्ट ईयर तक सारे सिलेबस लाइक 4-5 सेमेस्टर्स का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा एंड दैट्स नॉट वेरी ईजी। और मैंने पर्सनली कोई ऐसा कोर्स नहीं लिया था, मैं बस जे केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिस वाला लाइक जो जहाँ पे बस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलता है, मैंने वो लिया था। मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं ली थी बिकॉज आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद मेकिंग नोट्स, दैट हेल्प मी अ लॉट, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके फिर हो जाता है। सो माई एडवाइस इज डू नॉट टेक अ गैप ईयर फॉर क्लियरिंग दीज एग्जाम्स। आप ज़्यादा मेहनत लगे तो भी अपने कोर्स वर्क के दौरान इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। एंड गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जॉब्स के लिए जा रहे हो लाइक बार्क, DRDO, इन सब के लिए गेट में बहुत अच्छा रैंक लाना इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर देम कॉलिंग यू फॉर एन इंटरव्यू। So yeah, and now some tips for PhD. Okay, so a disclaimer is PhD is an emotionally draining journey, really, but आप देख रहे हो आसपास कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइक लैब एनवायरनमेंट, बुलिंग, टॉर्चरिंग एंड एवरीथिंग। और एटलीस्ट इंडिया USA में तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑल्सो हाँ, वन पॉइंट इज USA में आप जब ज्वाइन करते हो यू डोंट ज्वाइन अ पर्टिकुलर लैब, 9 मंथ्स या लाइक 2 सेमेस्टर्स के लिए लैब रोटेशन होता है, लाइक 3-3 महीना आप एक लैब में जाके काम करते हो और फिर at the end of like 1 year I think you decide your lab. हाँ, so जो बोल रही थी कि see you have to understand कि हाँ PhD is emotionally draining। कोई जो PhD कर रहा है कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ, नंबर 1। सेकेंड, टॉर्चर होता है देर, कम ज़्यादा हर लैब में ऐसे सीनियर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे सब आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, मतलब वही सुनिए, आंख बंद करके दिमाग बंद करके आप बस वही सुनिए। लेकिन वन थिंग आई एम टेलिंग इज बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ चलेगा, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। डोंट लेट एनी वन क्रश योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई सीनियर नहीं, नो वन। आपको सीनियर्स जो भी बोल रहे हो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट देम, सुनिए, बट वही कीजिए जो आपको सही लगता है। इसलिए आपके MS में इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हाउ टू सेट अप रिएक्शंस एंड हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन अ लैब, बिकॉज आपको जो प्रोजेक्ट होता है इंडिया में, प्रोजेक्ट के लिए सुपरवाइजर्स हेल्प कर देते हैं, एटलीस्ट इनिशियली आपको कुछ एक डायरेक्शन मिल ही जाता है। सो इफ़ यू नो हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंटली उतना तो आप कर लोगे, रिएक्शन सेट करना एंड एनालिसिस करना एंड एवरीथिंग। जब सीनियर्स ये बोले इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग, बट बी सुपर कॉन्फिडेंट कि कोई कुछ बोले, आई डिजर्व दिस प्लेस एज मच एज दैट पर्सन डिजर्व दिस प्लेस। मैं एग्जाम्स क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके ही आई हूँ। आप 5th ईयर PhD हो, 4th ईयर PhD हो, ऑब्वियस आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, मेरे पास नहीं होगा, बट मैं भी सीख लूँगी, कर लूँगी। हाँ, आप कंटिन्यूसली पेपर्स वगैरह पढ़ते रहिए, बट कॉन्फिडेंस किसी को क्रश करने मत दीजिए। सेकेंड, अगेन दिस ओवरवर्किंग कल्चर कि आपको सुबह 8 बजे 9 बजे आना है, रात के 1-2 बजे तक काम करना है, यू जस्ट गेट 6 hours ऑफ स्लीप। आई नो मेनी PhDs इवन डू दैट विलिंगली, अनविलिंगली, वट एवर। लेकिन
बिलीव मी, अगर मतलब आई फील मे बी मैं फर्स्ट ईयर PhD हूँ, फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया है, मे बी 5 साल बाद मेरे थॉट चेंज हो जाए, बट फिलहाल के लिए जो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ आवर्स। एक्चुअली एक पॉइंट के बाद अगर आप काम कर रहे हो दिन में 12 घंटे, आई वुड से इज लाइक अ बेयर मिनिमम, दैट्स लाइक नॉट बेयर मिनिमम, लाइक ठीक टाइम है वो। उसके बीच में आप लंच, लाइक 12 घंटे में ना मेक श्योर कि आप 1 घंटे लंच, 1 घंटा स्नैक्स, 1 घंटा सोने के लिए ब्रेक, ये सब मत कीजिए। 12 घंटे मीन्स विद अ 15 to हाफ एन आवर, 15 minutes to हाफ एन आवर का लंच ब्रेक, आप 12 घंटे कंटिन्यूस काम कीजिए। 9 to 9 और 8 to 8 आप कंटिन्यूस काम कीजिए। यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन कि हाँ द प्रोफेसर, माई प्रोफेसर शुड सी कि मैं लैब में इतने देर हूँ। प्लीज दैट डजंट हेल्प, बिकॉज एक पॉइंट के बाद अगर आप 16-17 घंटे लैब में हो, यू आर वर्किंग मैकेनिकली, आपका दिमाग शट करके। एंड आई नो अगर आप सिंथेटिक लैब में हो, हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि आप अपना दिमाग बंद करके कोई भी काम करोगे तो दैट काम वुड बी गुड। इट वुडेंट बी गुड। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रिफ्रेशमेंट एंड एवरीथिंग। सो आप 12 घंटे अच्छे से काम कीजिए, कोई आपको ओवरवर्क करने के लिए बोले, आपका मन करे कभी कभी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मेक श्योर टू डिफाइन योर बाउंड्रीज ऑल्सो। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता है कि आपके प्रोफेसर के साथ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको PhD से मतलब वो इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपको यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, एंड अगेन दैट इज द रीजन वाई JRF इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप JRF को इतना इजीली आपको नहीं निकाल सकते, वैसे तो निकालना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, बट हाँ आपको इतना टॉर्चर कर सकता है कि आप खुद फोर्स हो जाओ कि यार नहीं, मुझे इस लैब से या मुझे PhD ही नहीं करना है। बिलीव मी, अगर आप PhD में एंटर किए हो, प्लीज उसे खत्म करके निकलिए। लेकिन अगर कोई इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि ठीक है इस लैब में नहीं तो मैं कहीं और लैब में चली जाऊंगी, या फिर PhD नहीं तो आई कैन डू समथिंग, बट मैं टॉर्चर तो नहीं सहने वाली हूँ। अगर आप टॉर्चर सहना स्टार्ट कर देते तो 5 साल आपको टॉर्चर झेलना पड़ेगा। सो बी श्योर टू स्पीक अप अगेंस्ट the smallest of torture from your supervisor, from your seniors, from anyone. Be sure to define your boundaries. PhD is difficult, but अगर आप ये सब सहोगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आई इन लाइक माई 2 years ऑफ प्रॉपर रिसर्च एक्सपीरियंस मैंने इतने सारे सुसाइड स्टोरीज सुन लिए। प्लीज रीच आउट टू द प्रॉपर पीपल एंड डोंट थिंक दैट PhD खत्म तो आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। And my last piece of advice is be extremely confident and proud of yourself during the PhD journey. That's it. अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माई Instagram हैंडल स्नेहा स्पीक्स, और आप मुझे कमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।